और जो रीजनल पार्टी है जो बड़ा दमखम भर रही है, वो भी 51 सीटों पे आके अपने आप को सुकुड़ता देख रही है। बिल्कुल। टिकट देना और टिकट लेने में फर्क है। देना होता है कि कोई मांग रहा है, लेना होता है डिजर्व कर रहा है। डिजर्व कर। कि किसी ने भी 90 सीटों को टारगेट नहीं किया पूरी। ये ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए पॉजिटिव नहीं साइन है किसी पार्टी के लेवल पे, कि कोई भी पार्टी 90 सीट्स पे नहीं जा रही है। इसका मतलब कोई भी पार्टी जो है अपने दम पे सरकार बनाने में कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रही है कि आने वाले समय में जम्मू को अलग एक आइडेंटिटी बनाना पड़े पॉलिटिकल, और कश्मीर को अलग बनाना पड़े। जिस किस्म के हालात ये पॉलिटिकल पार्टियां बना रही हैं, हार्डवर्क कर रहे थे, बूथ तक बंदों को ला रहे थे, वोट डलवा रहे थे, लेकिन उन लोगों के पास उतना विजन नहीं था जो एक एमएलए को चाहिए। तो अगर आपके पास वोटर है, अगर आपके पास लोग हैं, तो आपको तो और कुछ चाहिए नहीं, आपको कुर्सी चाहिए नहीं। कुर्सी के बगैर भी आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी। सत्य संग में हम फिर से बैठे हैं सत्य संग करने के लिए, और आज बड़ा शुभ दिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है, जन्माष्टमी का दिन है। और कोइंसिडेंस है कि अष्टमी और नवमी ये दो ऐसे दिन हैं जो मेरी लाइफ में बड़े इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि मैं इंग्लिश डेट के हिसाब से 8 को पैदा हुआ हूँ, और हिंदी डेट के हिसाब से मैं नौवीं को पैदा हुआ। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है जो 8 के लोग पैदा हुए होते हैं, बड़ा मुश्किल हालात होते हैं उनकी ज़िंदगी के, लेकिन वो किसी मकसद के लिए दुनिया में आते हैं, और सारे नंबर अच्छे होते हैं। तो अष्टमी का दिन हम इस तरह मानेंगे कि कृष्ण जी भगवान एक ऐसे, हम कह सकते हैं युग पुरुष भी नहीं कह सकते, हम ऐसे कह सकते हैं एक टाइम लाइन के बियॉन्ड, एक ऐसा जिनका करेक्टर हम लाइन टू लाइन अगर समझने की कोशिश करें, जैसा शास्त्रों में, महाभारत की काव्य कथा में वेद व्यास जी ने जो नरेट किया, जिसको कहते हैं कि गणेश जी ने लिखा था, तो महाजन्माष्टमी का दिन जो पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म के लोग मनाते हैं बेसिकली, हर्षोल्लास से। उस के ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैं आज राजा भैया और रवीश इस पे बात करें। सनातन धर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि धर्म पे चलना और धर्म को फॉलो करना मेरे तक आने का सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ कृष्ण जी बोलते हैं, अर्जुन यह धर्म संप्रदाय नहीं है, यह धर्म है आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स एवरीथिंग यू आर एसोसिएटेड विद। मतलब एक माँ अगर आप हैं तो आपका अपने पति के प्रति, आपका अपने बेटों के प्रति, बेटियों के प्रति धर्म, अगर आप एक बाप पिताजी हैं तो पिता का बच्चों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, हर आदमी का धर्म अपने जो जो उसके साथ जुड़ी हुई चीज एसोसिएटेड चीज़ें हैं, तो उसको मैं धर्म मानता हूँ। कृष्ण जी ने ये कहा, उन्होंने कहा संप्रदाय अलग हो सकते हैं धर्म, लेकिन पूरे विश्व का जो है वो हर एक इंसान का डिफाइंड है, और वो धर्म होता है उसकी ड्यूटीज़, जो उसकी ड्यूटीज़ ईश्वर की तरफ से उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होती है। तो ये जो फिलॉसफी भगवान श्री कृष्ण ने दी, आज उनका जन्मदिन है, कि आप वर्क करो और वर्क को सरेंडर कर दो, और उसके रिजल्ट्स को लेके उसके साथ अटैचमेंट शो नहीं करो। तो इस चीज़ की फ़िलासफ़ी को लेके जब कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में चलता है, क्योंकि इंसानों के पास तो बड़ा छोटा सा लाइफ स्पैन होता है, 50 60 70 80 ज़्यादा 90 साल, बट प्रोडक्टिव साल यही होते हैं 60 70। उसमें अगर वो खुद से एक्सपीरियंस करने सीखना शुरू करें तो शायद वो उतनी परफेक्ट लाइफ नहीं जी पाएगा। लेकिन जब वो कृष्ण जी के जो उपदेश हैं जो गीता में उन्होंने अर्जुन को दिए, और जिस तरीके की लाइफ उन्होंने जी, अगर उसको स्टडी किया जाए तो मुझे लगता है हर संप्रदाय के में को मानने वाला इंसान इस धरती पे जो है, अगर वो कृष्ण जी को एक बार पढ़ ले, सुन ले उनकी फ़िलासफ़ीज़ को, तो शायद उसकी लाइफ में बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज आए और वो समाज और सिस्टम के बारे में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। हम अक्सर कहते हैं कि सोशलिज़म लाया गया बाय मॉडर्न फ़िलासफ़र्स, जी जी। लेकिन सच ये है, सोशलिज़म की बात अगर की जाए सबसे हिस्टोरिक, तो मैं गीता में अक्सर पढ़ता हूँ, एक श्लोक आता है उसमें वो कहते हैं कि समाज तुम में नहीं अर्जुन, तुम समाज में हो। समाज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि
और ये सच भी है कि कृष्ण जी जो पहले जो थे ना, वो सोशलिस्ट थे, कि समाज में जो सही है, समाज के लिए जो बेटर है वो करो, और वो करना आपको किसी पाप की तरफ लेके नहीं जाता। तो जब इंसान अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है तो कृष्ण जी कहते हैं वो पाप करता है, और जब समाज के बारे में सोचता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता। तो कृष्ण जी उसको कहते हैं कि जब अपने धर्म पे कोई चलता है ना तो उसको पाप नहीं लगता। जी। तो आज का दिन बड़ा ब्यूटीफुल दिन है, 26 अगस्त का। पूरा भारतवर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहा है, और त्यौहार मनाने में मिठाइयाँ खानी, फल खाने, ये बहुत आम चीज़ है। लेकिन ख़ास चीज़ है कि आज कुछ समय निकालें, उस पुरुषोत्तमों के भी हम कहते हैं पुरुषों में जो उत्तम हुए भगवान श्री कृष्ण, उनकी जीवनी को थोड़ी देर के लिए देखें। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। दुनिया जान की हमारी चीज़ें हैं। हम किसी भी नरेशन को एक क्लिक से देख सकते हैं। तो इधर जाएं, सुने, समझें, अपनी लाइफ से बात करें कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दिया। एक तरफ शांति दूत बन के गए कि 5 गाँव दे दो, फिर दूसरी तरफ बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिए अधर्म पे चलने वाले लोग। एक तरफ उन्होंने धर्म का पालन किया, एक तरफ उन्होंने धर्म को जिताने के लिए सारे रूल्स तोड़ दिए। तो कृष्ण भगवान जी की जो लाइफ है ना, वो भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक लर्निंग का, जिसको हम बोलते हैं ना, एक खुद में एक कंप्लीट लर्निंग है। खुद में फर्स्ट क्लास की पढ़ाई से लेके पीएचडी तक की पढ़ाई है। और गीता भी एक ऐसा हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ना, गीत है, गीत ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, आत्मा का गीत है गीता, जिसके अंदर सारे सवालों के जवाब हैं जो आज तक वैलिड है और आज रहती दुनिया तक वैलिड रहेंगे। तो आज के दिन मैंने सत्संग की शुरुआत भगवान कृष्ण जी को श्रद्धा करके की कि भगवान जी, आपने जो कर्म और धर्म का रास्ता दिखाया, पूरा विश्व उसको समझे, पूरा विश्व उसको जाने, और पूरा विश्व उस पर अगर चले तो मुझे लगता है कि जितने भी दुख हैं दुनिया के, वो शायद ख़त्म ही हो जाए। फ़िरका परस्ती, संप्रदायों में झगड़े, लड़ाई, और एक दूसरे का हक मार के खुश होना, ये सारी मसले जो हैं मुझे लगता है ठीक हो सकते हैं। तो जन्मदिन के दिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसको नाच गाने के साथ, हंसी के साथ, खुशी के साथ सेलिब्रेट तो करें, बट सबसे बड़ी जो सेलिब्रेशन होगी कि हम अपनी ज़िंदगी के कुछ घंटे भगवान कृष्ण जी को समझने में लगाएं, उनकी ज़िंदगी को समझने में लगाएं कि कैसे उनको स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे वो एक, जिसको हम बोलते हैं, काल कोठरी में पैदा हुए, कैसे वो पाले गए, अपनी जिस माँ ने उनको जन्म दिया उनके द्वारा नहीं, जिन्होंने उनको पाला, कैसे उसका यशोदा माँ का नाम जुड़ा, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने बुराइयों के साथ लड़ाई, और कैसे वो एक सिंपल इंसान की तरह, सादे इंसान की तरह अपने शिष्य के रथ को चलाने वाले बने। चाहते तो वो पूरी कमांडर बन सकते थे उस आर्मी का, लेकिन उन्होंने रास्ता बताना प्रेफर किया बजाय इसके कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत सेंसिटिव है। मेरा मन है, भगवान करे मुझे मौका मिले, जो मेरी लाइफ में भगवान कृष्ण जी की कृपा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। मैं छोटी सी बात सुनाऊंगा, शायद सत्संगियों को, जो लोग हमारे से जुड़ चुके हैं, प्यार बढ़ रहा है हमारा, भगवान जी की कृपा, माता रानी स्वामी जी की शक्तियों की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ये सच है राजा भाई, जब पापा चले गए दुनिया से, आपने तो देखा है मुझे, बिल्कुल 94, मैं बड़ा छोटा था, 15 साल का था। तो पापा गीता पढ़ते थे, मुझे संस्कृत तो आती नहीं थी, तो मैंने क्या किया, गीता को देखना सुनना शुरू कर दिया। समझ, गीता में क्या होता है सर, एक तरफ संस्कृत में लिखा होता है, एक तरफ हिंदी में अनुवाद किया होता है। तो मैंने उसको पढ़ना, समझना, फिर पहले नहीं पढ़ना, फिर समझना। तो आहिस्ता आहिस्ता गीता के साथ मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता बनता गया। फिर तब चलती थी VCR होते थे, कैसेट्स होती थी, तो मैंने कैसेटें लाई रामायण की, महाभारत की, तो मैंने उसको देखना शुरू कर दिया क्योंकि बड़ा लो फील कर रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रामायण महाभारत को देख देख के ना, एक अंदर एक ऐसा, एक जिसको बोलते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर बन चुका है अब अंदर, कि जब भी कोई सिचुएशन सामने आती है ना, तो कोई ना कोई रामायण का एपिसोड, कोई ना कोई महाभारत का एपिसोड मुझे रेलेवेंट्स दे देता है और मैं उसमें से बाहर निकल जाता हूँ। तो गीता पापा की मेरे पास आज भी है। अब वो मेरे ख्याल में, मेरी उम्र भी 46 हो रही है,
तो पापा की वो गीता पापा के पापा ने उनको ला के दी थी जब वो 4-1 साल के थे। तो मेरे हिसाब से वो गीता की जो हमारे पास जो बुक पड़ी है वो कम से कम 70 साल पुरानी होगी, और उसमें पापा के नोट्स पड़े हुए हैं, पापा ने मार्क किया हुआ है, मोरपंख पड़ा हुआ है। तो जन्माष्टमी वाले दिन मेरा मन था, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, एक मोटिवेशन है। गीता जो है वो भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष की तरफ से विश्व को एक तोहफा है जिसको देखना है, समझना और संप्रदाय से बाहर देखना है। और कुछ लोगों ने ये कोशिश की है कि गीता को कहा है कि अलग अलग चीज़ों के हिसाब से डिफ़ाइन किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट गीताएं हैं, हर एक पे नरेशन आता है, अपना अपना ओपिनियन होता है, बट जो एक प्रॉपर गीता है ना, जिसमें किसी का अपना वर्जन नहीं है, उसको आप लें और पढ़ें और देखें या सुन लें। आजकल 2 एपिसोड है टोटल यूट्यूब के, यूट्यूब पे 73-74 एपिसोड है महाभारत। इसमें कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को कि क्यों उसको युद्ध करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों ने इस युद्ध को जो है ना वो हिंसक बताया है, जबकि सच में जो युद्ध कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे थे वो हिंसक नहीं था, वो युद्ध हिंसा के रिएक्शन में किया गया युद्ध था। हिंसा तो हुई थी जो दुर्योधन और उसके साथी कर रहे थे, जो पांडवों ने किया वो हिंसा नहीं थी, वो हिंसा का जवाब था। और एंड में भी उसको मांगा गया कि भाई साहब 5 गांव दे दो, हम चले जाएंगे। चली गई। लेकिन जो हिंसक होते हैं ना, शायद वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं, इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि बगैर उनके, अब उनके बुरे कर्म, उनके बुरी एक्शंस ही उनको ख़त्म कर रही होती है, बहाना किसी ने बनना होता है। और इसी तरीके से कृष्ण भगवान जी का लेसन जो आगे बढ़ता है और आगे चलता है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के मुबारक दिन के ऊपर, एक खुशनुमा दिन के ऊपर, हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आज का पूरा एक्टिविटी, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है, सत्संग में हमने सच को लाना है सामने। आप मुझे बताएं और मुझसे डिस्कस करें, हम बात करें कि क्या रहा। आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट निकाली, हाँ जी, क्या रहा राजा भाई उसके, आप उस मुझे पे कुछ थोड़ा सा पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आप कैमरे के सामने पूछना। बीजेपी ने अपनी सुबह लिस्ट अनाउंस की तो थोड़ी देर के बाद उसको उन्होंने क्रैश कर दिया, अच्छा, वापस ले ली। वापस ले लिया। हाँ, उस पर सुना कोई मैंने। थोड़ा सा हंगामा हुआ। तो अच्छा, अभी तक उन्होंने रवि जी कितनी 16 बंदों की दी, जी फाइनल 16 की अब उन्होंने 16 की दी। पहले आज ये पहली बार है सत्संग में बीजेपी डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो मोस्टली हम लोग पीडीपी एनसी पे काम कर रहे थे, क्योंकि एनसी पीडीपी ने लीड ली, उन्होंने जल्दी मैनिफेस्टो वगैरह इशू किए। लेकिन लिस्ट तो अभी एनसी और पीडीपी ने भी नहीं निकाली है अपने इलेक्शन। पीडीपी ने कुछ सीट्स पे निकाली है, लेकिन एनसी और कांग्रेस ने नहीं की निकाली। फाइनलाइज हो गई है। एनसी और कांग्रेस हम ये की मान के चलेंगे कि एनसी और कांग्रेस के बीच में भी राइजिंग, हाँ। आपस में जो कम्युनिकेशन था, कितनी सीटें वो क्लियर अलायंस के बीच की हाँ, जो इंडियन सेटलमेंट थी वो चल रही थी। उसमें इंडियन अलायंस के 51 सीट्स पे एनसी लड़ेगी, तो हाँ, वो मैं 30 देख रहा था। 32 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, एक सीट 5 पे पे वो लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट करेंगे, और एक सीट उन्होंने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सीपीएम को और दी एक है, भी हर्षदेव सिंह जी की। जो लेकिन ये सेंट्रल पार्टी- स्पेकुलेशन है या ये ऑफिशियल लेटर नहीं, पैड भी कोई लेटर आई है? ऑफिशियल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अभी थोड़ी देर पहले, हमारे चैनल पे भी चली थी। ये खबर पक्की हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने पहले 44 सीटों पे लिस्ट निकाली, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपना ओपिनियन दे चुके थे। हमारे कल और मीटिंग फिर कहा गया कि टाइपोग्राफी अमित शाह एरर जी ने हुआ है, भी कोई उसमें टाइपोग्राफिक एरर हुआ है, और हम उसको वापस ले लिया। फिर फाइनल 16 बंदों की लिस्ट आई, जो फाइनल लिस्ट आई, यही दो हुआ। लिस्टें आई। फिर ये हंगामा क्या वजह थी? वो हमारे भी कॉरेस्पॉन्डेंट जा रहे थे, देख रहे थे, कवर कर रहे थे। काफ़ी लोग बड़े, मुझे ऐसा लग रहा था कि पीपल आर थिंकिंग कि कोई जैसे होता है ना, आपस में बड़ी एक डिस्ट्रस्ट बन गया था। तो क्या हुआ था एक्चुअल में? जी बिल्कुल, जैसे कल एक दिन पहले, इस लिस्ट के निकलने से एक दिन पहले, जो सीईसी है बीजेपी की, उसकी एक मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सदारत में। तो जो सारे दिग्गज है पार्टी के, वो बैठते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, और एक फाइनल चीज़ पे आके वो इस लिस्ट को जारी करते हैं। अब ये लिस्ट आती है और विड्रॉ होती है, तो ये तो एकदम लोगों के लिए, मतलब मैं भी काफ़ी देर से मैं फॉलो करता हूँ पॉलिटिक्स, मैं भी बहुत देखता हूँ पॉलिटिक्स, लेकिन ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि इतनी हाई लेवल की लिस्ट आई है और आप उसको विड्रॉ कर देते हैं विद इन 30-35 मिनट्स। तो ये एकदम एक अचरज वाली चीज़ थी। और अब लिस्ट आई, कुछ लोग, देखिए लिस्ट आती है तो ये जेन्युइन है, बात है कि पैनल बनता है 3 से 4 लोगों का पर असेंबली सेगमेंट का, तो टिकट एक ही को मिलना है। तो दैट मीन्स 5 बंदे 4 बंदे तो नाराज़ होंगे ही होंगे। लेकिन लिस्ट विड्रॉ होने से ज़्यादा सनसनी फैल गई
और एक तरीके से आप देखिए जिनका नाम था लिस्ट में और जिनका नहीं था, दोनों खिलाफ हो गए। आप समझिए अब ना? जैसे ये हमने पहली लिस्ट का ने प्रिंट लेके रखा है, हम पहली लिस्ट का ही देख लेते हैं। इसमें किश्तवाड़ से जो शगुन परिहार हैं, मुझे लगता है वो फाइनल नाम है। जी और ये इसके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। नहीं शक्तिराज परिहार जी डोडा भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी, ये फाइनल लिस्ट ही है अब, जी जी। है ना। मेन ऑब्जेक्शनेबल जो प्रॉब्लम्स थी, मुझे लगता है जम्मू के जो हमारे जम्मू की कोई जम्मू सीट के जो हमारी नीचे वाली सीट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा मुझे लग रहा है लोगों की नाराज़गी हुई ये थी। छंब के काफी लोग आए थे वहाँ पे। अखनूर शंब के, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ। जम्मू नॉर्थ, बाहू बाहू का तो नाम नहीं था इसमें। नाम नहीं था, लेकिन बहू के ऊपर भी मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी तनातनी चल रही है। हाँ, तनातनी काफ़ी लोगों में चल रही है, लेकिन उसमें शंबर छाम्बुर अखनूर में वहाँ के लोग आए थे और actually। जम्मू जम्मू ईस्ट ईस्ट से जम्मू वेस्ट से, सॉरी, जम्मू वेस्ट का जो सीट है, क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो काफ़ी लोग उनको जानते नहीं हैं, जो जम्मू वेस्ट की सीट है, तो उसके कारण भी काफ़ी मतलब ओवरऑल ये मान के चलेंगे कि अभी जो खबर है, जो न्यूज़ है सत्संगियों के लिए, वो ये समझने की है कि इलेक्शन अनाउंस हुई है 90 सीटों पे और बीजेपी ने पहली फेज़ में 44 लोगों को ही टारगेट किया, 44 सीट्स पे टारगेट करके अपने कंटेस्टेंट्स को उतारा है, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को उतारा है कि हम लोग जो है 44 सीट्स पे पहले जो लिस्ट निकाली गई हम कंटेस्ट कर रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि ये सीट्स थी, इन पे वो सेफ फील कर रहे थे कि ये 40, तभी तो 90 में से सिर्फ 44 की लिस्ट आई, कि इनको लग रहा था इधर तनातनी नहीं है, ये लिस्ट इजी है। तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जो भी बाकी लिस्ट आएगी तो उस पर कितनी तनातनी होगी। जो इससे पहले कि बीजेपी डिस्कस करे, हम देखें ज़रा आज़ाद साहब की पार्टी। कल आज़ाद साहब किसी नेशनल मेरे ख्याल में न्यूज़ में भी थे, और जो आपकी अदालत आता है उसमें भी उन्होंने काफ़ी क्लियरली कई चीज़ों पे बात की है। गुलाम नबी आज़ाद एक दिग्गज लीडर हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के, जम्मू के लोगों के सिंपैथाइज़र हैं, जम्मू कश्मीर की बेनिफिट की बात करते हैं, और उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है जम्मू कश्मीर मॉडर्न बनाने में। तो वो भी आज अपनी लिस्ट अनाउंस कर चुके हैं, जिसमें हम देख रहे हैं अब्दुल मजीद वानी डोडा से हैं, अमीन भट्ट देवसर से हैं, असलम गोनी साहब भद्रवाह से हैं। तो इसी तरह सब लोगों के नाम इसमें भी हैं। तो कोई 13 लोगों की लिस्ट आज़ाद साहब ने भी निकाली है। ये पहली लिस्ट है, आने वाले समय में मुझे लगता है और भी चीज़ें आएंगी। एक मोटी मोटी बात करें अगर हम, जैसे हम अक्सर सत्य संघ में राजा भाई हम लोग बात करते हैं जर्नल, तो आपका मैं पहले आपसे आज पूछूंगा, आपका राजनीति को आप देख रहे हो, जर्नलिज्म के साथ भी आपका रिश्ता रहा, आपने पॉलिटिक्स में भी काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। आप मुझे बताएं जिस किस्म का माहौल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 19 के बाद का, कि इलेक्शन जब अनाउंस होगी तो पार्टियां तैयार होंगी जी, उनके फेसेस फाइनल हो चुके होंगे, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसने काम किया, तो ये तो कुछ और ही दिख रहा है। ये कुछ और ही दिख रहा है, सारी पार्टियों में कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने, जैसे होता है ना, बैरक में बैठे हुए सोल्जर्स को एकदम कह दिया ऑन फ्रंट, तो कोई कुछ पहन के आ रहा है, कोई कुछ पहन के आ रहा है, कोई किसी की वेपन उठा के आ रहा है, और सब शुरू हो गए हैं करना। लेकिन जब बाहर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि माहौल कुछ और है, तो उधर कोई और बैठे हुए हैं ऑलरेडी कॉल लेके, कुछ ऐसा। मतलब कुछ ऐसा ही, मतलब इतनी ज़्यादा तनातनी, इतनी ज़्यादा खिंच तो इस बार की इलेक्शनों में लग रही है। पहले कभी यूपी में भी मैंने सुना जो इस किस्म के हालात बने, पार्लियामेंट इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन में भी इस किस्म के हालात बने। ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी की बात करें, एनसी कांग्रेस सबको दिक्कत आ रही है। जितनी भी पार्टी हैं सब में ये ठीक है। हमारा काम है सत्य संघ में वो चीज़ ढूंढ के लाना जो चीज़ आम आदमी को नहीं दिखाई जा रही। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे मन में कोई चीज़ें आई हैं, मैंने जो एनालिस किया हुआ है, पहले हम क्रक्स निकालते हैं कि एनसी ने 51 सीटों पे काम करने की कोशिश की जी, कांग्रेस ने, हम माने बीजेपी ने राइट नाउ फर्स्ट फेज में 44, कांग्रेस 31, 31, 32 32। एक मिनट हम देख लेते हैं, मेरे पास आया था जी 32 नोटिफिकेशन, देख पा रहा हूँ। हाँ कांग्रेस 32, एक तारिक अमी साहब की, एक हरीशदेव सिंह जी की, है ना। और 5 पे लड़ेंगे दोनों, और 5 में कांग्रेस और एनसी दोनों कैंडिडेट फ्रेंडली फाइट करेंगे, फ्रेंडली करेंगे। और उसके बाद आ जाती है हमारी आज़ाद साहब की, जिसमें वो 13 सीट्स पे अभी तक उन्होंने अनाउंस किया है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जो मुझे समझ नहीं आने की बात, मुझे एक हैरानगी हो रही है कि 88 लाख वोटर्स, 90 सीटें, नेशनल पार्टियाँ 2,
बीजेपी एंड और कांग्रेस, कांग्रेस। कार्डर क्लियर है, बूथ लेवल वर्कर क्लियर है, सब कुछ है। फिर ऐसा क्या मुश्किलात इनको आना शुरू हो गई कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है 1 2 3 होता है, अप टू 4 होता है। जी जी। तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना एनसी, अमर अब्दुल्ला साहब कभी कह रहे हैं मैं कंटेस्ट करूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा। इंद्रवाल से जो हमारे सुरी साहब हैं वो भी मैं देखा, लोग मुझे बताएंगे मैं लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ। मुझे लग रहा है कि कन्विक्शन की कमी है। जो कंटेस्ट करने जा रहे हैं उनको लग रहा है कि किसी बड़े फेस के पीछे खड़े हो जाओ वो जिता देगा। जो 14 में हुआ है, जी जी। जो 14 में हुआ है, या आज से काफ़ी साल पहले अगर हम पीछे जाएं, 1970s की बात करें, जब क्रिज्मेटिक लीडर होते थे जो जो पूरे नेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर देते थे, वो लीडर के साथ खड़े हो जाओ तो आप एमएलए बन जाओ और उसके बाद आप गवर्नमेंट का पार्ट बन जाओ। और फिर कुछ लोग उसमें से मर्ज भी करते थे। कुछ ऐसा 2014 के बाद का ट्रेंड बन चुका है जी बिल्कुल हो रहा है ऐसा। कि जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कंसोलिडेट कर दिया था। नहीं तो हम देख रहे थे कि जो भारत की सरकारें आ रही थी, मिली जुली सरकारें आ रही थी, मिले जुले काम कर रही थी और मेजर एजेंडाज पे काम नहीं हो रहा था। मेजर एजेंडा होता है देश को प्रोटेक्ट करने का, डिफेंस के डिसीजन लेने होते हैं, कानून बनाने होते हैं। तो जैसे मोदी जी ने एक लीड ली और 2014 में एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने डिसाइसिव वोट लिया, फिर 2019 में भी उन्होंने डिसाइसिव वोट लिया और बड़े सख्त फैसले लिए, जिसकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर एक पीस के रास्ते पे चल रहा है। चल रहा। ठीक, बिल्कुल। वैसे ही हालात मुझे लगता है 24 में भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो लोकल छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है, और हम देख रहे थे कि एवरेज 1 लाख सवा लाख वोटर है हर सीट पे, 1 लाख सवा लाख वोटर है। अगर हम 1 लाख सवा लाख वोटर को डिवाइड करते हैं, मोटे मोटे मतलब कैलकुलेशन करें, तो 1 2 टोटल 5 पार्टियां हमारे को दिख रही हैं जो फील्ड में हैं। देखो जनता दल भी कम नहीं, हम किसी को नहीं कह सकते, बीएसपी को भी नहीं कह सकते, लेकिन इन जनरल जो ट्रेंड है यूट्यूब पे, कम पड़ रहा है वो। सोशल मीडिया पे, वहाँ पे मेन है कांग्रेस, एनसी, बीजेपी, पीडीपी कहीं हद तक है, अपनी पार्टी भी कहीं ना कहीं पे है, और कश्मीर डिवीजन में, जम्मू में भी है। एक चीज़ मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा कि जमात ने भी इंडिपेंडेंट 15 कैंडिडेट्स खड़े करने की बात करी है। हाँ जमात ने। और मैं एक्चुअली देख पा रहा हूँ, मैं आपको इधर एक चीज़ और रोकूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं तो एनसी की भी 18 लोगों की लिस्ट आ गई है। दिस इज़ गुड थिंग। तो मैं चाहूँगा कि तुम मुझे वो लिस्ट अगर पॉसिबल है तो हम उस लिस्ट को देखना चाहेंगे। बता दीजिए आप मुझे उसमें कौन कहाँ से आया है। इन्होंने जस्टिस हसनैन मसूदी साहब पामपोर से हैं, गुड। मोहम्मद खलील बांड पुलवामा, गुलाम मोहिउद्दीन मीर राजपुरा, शौकत हुसैन गनई जैनपुरा, शेख मोहम्मद रफ़ी शुपियाँ, सकीना इत्तू दमाल हांजीपुरा, ठीक। पीरज़ादा फ़िरोज़ अहमद दिवसर, चौधरी ज़फ़र अहमद लारनू, अब्दुल मजीद लारमी अनंतनाग वेस्ट, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी बिजबिहारा, रियाज़ अहमद खान अनंतनाग ईस्ट, अल्ताफ़ अहमद कल्लू पहलगाम, महबूब इकबाल बदरवा, खलील नजीब सोहरावर्दी डोडा, अर्जुन सिंह राजू रामबन, सज्जाद शहीन बानिहाल, सज्जाद किचलू किश्तवाड़ और पूजा ठाकुर पड्डर पाडर नागसानी। देखिए इसमें कुछ नाम तो बड़े पॉपुलर नाम हैं। जैसे अभी आप नाम ले रहे थे किचलू साहब का, आप नाम ले रहे थे सोहरावर्दी साहब का, आप नाम ले रहे थे इसमें हमारे वीरी साहब का, और इसमें कुछ नाम मैं देख रहा था किचलू मैम, अपना स्किनेतू मैम पहले मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, और एनसी ने एक और आपने नाम लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है वो भी, हसनैन मसूदी साहब का, और भी है एक दो, शौकत गनी, मोहम्मद रफ़ी, पीरज़ादा फ़िरोज़, सारे बड़े ही नाम सारे आगे नाम लें। एक पीरज़ादा फ़िरोज़ अहमद, चौधरी ज़फ़र अहमद, अब्दुल मजीद लारमी, डॉक्टर महबूब इकबाल साहब, बदरवा से इकबाल साहब का जो है नाम इन्होंने किया। अब देखिए एनसी ने एज लेते हुए दिख रही है। बिल्कुल। अब देखिए एक तरफ वो इतने बड़े बड़े दिग्गजों को खड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह का बीजेपी। देखिए हम किसी के सिंपैथाइजर नहीं बन सकते, हमने चलना है, जनता को डिफाइन करना है। तो मैं ये कह रहा था कि आप देखें जम्मू कश्मीर को जो ज़रूरत है वो है इन 88 लाख वोटर्स को
एड्रेस करने वाले वो चेहरे जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल। असेंबली में उनके मसले लेके जाएंगे और असेंबली में गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए बिल्स लाएंगे और लोगों के लिए एक रेस्क्यू देंगे। जी। तो एनसी ने इस जब से इलेक्शन अनाउंस हुई है, मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जो एनसी को रेस्ट दी गई पहले हाउस अरेस्ट में रहे एनसी के लीडर्स, जी। फिर वो मेन पॉलिटिक्स से थोड़े बाहर रहे, नेशनल पॉलिटिक्स का लोड उन पे नहीं आया ज़्यादा, जो मुझे दिख रहा है। तो उन्होंने मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होमवर्क किया हुआ है, बिल्कुल। उन्होंने होमवर्क किया हुआ है। और जो लिस्ट उनकी मैं देख रहा हूँ, जो 18 लिस्ट में, मुझे नहीं भी लगता है इस पर कोई इंसान कहीं डिससेटिस्फाइड नहीं, लगेगा नहीं। या कोई ऐसा करेगा, क्योंकि इन सब लोगों को हमने पहले भी देखा हुआ है काम करते हुए ग्राउंड पे। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि किसी ने भी 90 सीटों को टारगेट नहीं किया पूरी। ये ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए पॉजिटिव नहीं साइन है किसी पार्टी के लेवल पे। मैं कल इस पे विचार कर रहा था कि जम्मू के अंदर जिस पे इतनी मारामारी चल रही है मैंडेट के लिए, बीजेपी के मैंडेट के लिए, कश्मीर वादी में वो मैंडेट स्क्रैप है। अब हाँ, मतलब अलग अलग लोग उसको डिवाइड करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये तो हम तो एक मिनी इंडिया है ना, जम्मू कश्मीर जो है एक मिनी इंडिया है। यहाँ पर बहुत सारे एथनिसिटी लिंग्विस्टिक बेस के लोग हैं, तो ऑब्वियसली होगा, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, मतलब सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं। एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास और आई है कि 7 सीटें कांग्रेस लड़ेगी कश्मीर वैली से, सिर्फ साथ सिर्फ 7। अनंतनाग ईस्ट, डूरू नाम आया कोई? जी जी किस नहीं, का? नाम नहीं आया, सिर्फ उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बताई है। मतलब जो उनके प्रेसिडेंट तारिक अहमद कर्रा, 3 एक्स प्रेसिडेंट GA मीर, पीरजादा सैयद और वकार रसूल साहब, जो उनके दिग्गज नेता है, उनके लिए 7 सीटें हैं। 7 सीटों के नाम मैं बता देखिए, दूं। वकार साहब का जो नाम है वो तो मुझे लगा भनाल से लड़ते थे, जी जी, वकार रसूल साहब बानहाल से हैं। पहले भी एमएलए रह चुके हैं वो। वकार जी, रसूल, तो जो हमने अभी लिस्ट बताई NC की, उसमें बानिहाल में नहीं था कैंडिडेट। अच्छा, काफ़ी मुझे लगता है एकदम अच्छे तरीके से इनका अलायंस इन्होंने होमवर्क करके किया कि देखिए, अब इससे पहले सत्संग को आगे बढ़ाएं, मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ चीज़ों को। इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। एक, ये यूटी का पहला असेंबली इलेक्शन है, नंबर 1। जी। नंबर 2, पावर्स ऑफ दिस असेंबली आर हैविंग सम रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें एलजी साहब का बहुत बड़ा रोल है। एलजी सरकार का उसके अंदर ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्टफुल रोल है, बिकॉज पुलिस जो है वो किसी भी स्टेट हो या यूटी हो, किसी भी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है जिसका मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो एलजी सरकार के पास है, एलजी ऑफिस के पास है यूटी में। एक इल्तिजा मुफ्ती जी का ट्वीट आया है जी, वो कह रही हैं कि कल वो 1 बजे पहुंचेंगी बिजबिहारा भरने के लिए अपना नॉमिनेशन तो शी इज़ कंटेस्टिंग फ्रॉम बिजबिहारा। बीजबिहारा में। आप मुझे बताएं एनसी का कैंडिडेट कौन है? देखो, सत्संग का यही मजा है, सत्य के साथ चलने से ना मन बड़ा शांत रहता डॉक्टर है। बशीर अहमद वीरी स्ट्रॉन्ग है वो भी। स्ट्रॉन्ग कैंड है वीरी साहब भी। वीरी और बीजबिहारा से अगर हमारे यंग लॉट मुफ्ती साहब के फैमिली के जो, जिसको थर्ड जनरेशन पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं, अगर वो चुन रहे हैं सीट को, तो उन्होंने भी कुछ होमवर्क किया ही होगा। जी बिल्कुल, उनकी तो एक तरीके से पुश्तैनी सीट है, जो उनके दादाजी नाना जी उनके। बट वीरी साहब का भी एक अपना कंट्रीब्यूशन है JNK की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल जी। वीरी फैमिली भी तो एक बड़ी पुरानी फैमिली है। मंत्री रहे जी हैं जी वो। जी। नहीं, वीरी फैमिली के है ना ये डॉक्टर साहब, जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, उसके बाद वो जा रहे हैं पॉलिटिक्स में। देखिए, हमारा सत्संग को करने का एक ही मकसद है, एक ही एम है कि सत्संग के हमारे जो प्लेटफॉर्म से हम लोग हर चीज़ के ऊपर एनालिसिस करें और एक ऐसा पर्सपेक्टिव सामने लाएं जो पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जो पर्सपेक्टिव एक लाइट और एक गाइडेंस देगा, तो हम उसी तरह बढ़ते हैं। हम एक चीज़ पे ध्यान देते हैं जो सारे हमारे वोटर्स को देखना चाहिए कि नेशनल दोनों पार्टीज़ ने 90 सीटों बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बता दिया कि हम 90 सीटों पे कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो 16 पे ही कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, तो काफ़ी सीट से छोड़ रहे हैं वहाँ पे। देखिए, मैं इसको फिर से बोलूँगा, स्मार्ट वर्क करना है, हमने सच सामने लाना है कि ऑलरेडी ये चीज़ें ऐसा लग रहा है कि बड़ी क्लियर होती जा रही हैं, और जो रीजनल पार्टी है जो बड़ा दमखम भर रही है, वो भी 51 सीटों पे आके अपने आप को सुकुड़ता देख रही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू हैव ओनली कोलिशन सरकार, और कम से कम 3 पार्टी होंगी, कम से कम 2 से तो नहीं बन पाएगी। वोटर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एजेंडे को देख के वोट कर रहे हैं तो इलेक्शन के बाद वो एजेंडा पूरा होना लगता नहीं है। तो जो भी सरकार बनेगी उसमें
अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं जिसको लेके ये लोग चल रहे हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो एक और सरकार मिलेगी, वैसी ही मिलेगी जैसी पहली गई है, कि बड़ी ज़्यादा एस्पिरेशंस की उनसे उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे कम ही परफॉर्म कर पाएगी। तो ये समझने वाली बात है कि जो लोग सीटों के लिए कंटेस्ट कर रहे थे, पार्टियां छोड़ रहे थे, पार्टियों में आ रहे थे, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे साथ है, कि हम अगर अपने इलेक्शन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो कोई बंदा बाहू में बैठा है, वो बीजेपी की तरफ देख रहा है कि बीजेपी की जो अपनी गुडविल है, या बीजेपी की जो पूरी बैक हाई है। कमांड ने मेहनत की है, या बीजेपी ने जो पिछले 50-60 सालों में जम्मू में स्ट्रगल की है, जम्मू के लोगों की एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए फ़ाइट की है, चाहे जम्मू की एक फेयर था कि हम डोमिनेट हो रहे हैं कश्मीर पॉलिटिक्स से, उससे फ़ाइट करके उन्होंने एक सरकार बना के दे दी आपको, जिसमें कि जम्मू का हमारा रोल रहा पहली बार, जिसके अंदर प्रेसिडेंट जो थे, जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट फ्रॉम बीजेपी, नॉट फ्रॉम कश्मीर। जबकि हिस्ट्री ये कह रही थी, चाहे कांग्रेस, चाहे एनसी की सरकार थी, चाहे पीडीपी की सरकार थी, जो डोमिनेशन थी उसमें वो कश्मीर की थी। तो जम्मू ने जो ये बीजेपी वालों ने मेहनत की, और उसने एक नैरेटिव बनाया कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में जम्मू की पार्टी भी डिसाइसिव जो है वो सरकार बनाने में रोल प्ले कर सकती है। अब उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है उन बीजेपी के लीडर्स के द्वारा, जो बीजेपी ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी की उस गुडविल से हम शायद एमएलए बन के बीच में चले जाएं। जी जी, इंश्योर करेंगे। ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होती है। मैं इस पे अपना ओपिनियन दूंगा, सत्संग का ओपिनियन दूंगा कि सच ही होता है, टिकट देना और टिकट लेने में फ़र्क है। देना होता है कि कोई मांग रहा है, लेना होता है डिजर्व कर रहा है। तो पार्टी के पास पहले से डाटा होता है, पार्टी को पता होता है कि कौन आदमी ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ा है, बिल्कुल, कौन आदमी एमपी इलेक्शन में वोट लेके आ रहा है, कौन आदमी सिर्फ ऑफिस में बैठा है, कौन आदमी सिर्फ मेरे को पर्सनली अपीज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो आज बीजेपी के दफ्तर में हुआ, या जो एनसी और कांग्रेस में आपस में चल रहा था सीटों को बंटवारे को लेके, ये इंडिकेट करता है कि पार्टियां जो है ना, वो अपने वोटर को बहुत लाइटली ले रही हैं, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अब पार्टियों को, और पार्टी के अंदर बैठे हुए कहते हैं ना ऑफिस टेबल के लीडर्स को, कि ग्राउंड पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, व्हाट्सएप ग्रुप्स की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से ग्राउंड पे वोटर क्लियर है कि मेरा नेता कौन है और मैं किसके साथ जाऊंगा। तो इसकी हायरार्की बनी हुई थी, जो इन्होंने मुझे लगता है मिस कर दी है। जब पंचायत इलेक्शन हुए, जब कॉरपोरेट इलेक्शंस हुए, जब डीडीसी इलेक्शंस हुए, तो चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी। तो जो आपका कैंडिडेट डीडीसी की जीतने में मदद कर रहा था, जो आपका कैंडिडेट पंचायतों में काम कर रहा था, आपने उसको सीधे ही 1 2 3 करना था, और उन तीनों को बिठा के पूछना था, भैया आप बताओ, जाना तो किसी एक नहीं है, आप डिसाइड कर लो कि कौन करेगा, और दूसरा उसकी मदद करेगा, तीसरा उसमें सपोर्ट करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन इज़ ऑफ आइडियोलॉजीज़। एनसी की अपनी आइडियोलॉजी है जम्मू कश्मीर को लेके, पीडीपी की अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, एंड अपनी पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, आज़ाद साहब की अपनी आइडियोलॉजी है। पार्टी है ना, पार्टी का मतलब आप क्या सोच रहे हो। बिल्कुल, हमारी तरह सारे न्यूट्रल थोड़ी हैं सत्संग में, दे आर हैविंग डिफाइन देयर एजेंडाज एंड देयर मैनिफेस्टोज, है ना। तो मुझे लगता है कि जब आप उसको लेके कंफ्यूज हो चुके हो, और फिर आप वोटर के पास जा रहे हो, यार मुझे वोट दे दे, मुझे एमएलए बना दे, क्योंकि इससे बदले में मुझे कुछ मिलेगा, जबकि होना उल्टा चाहिए था कि मैंने कुछ देना है, कि मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, मैं आपके लिए हार्डवर्क करूंगा, और मुझे अगर टिकट पार्टी देगी तो भी मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी, लेकिन हो सकता है जो लोग टिकट बांट रहे हैं, उनके पास जो इनपुट्स जा रही हैं वो भी ग्राउंड से नहीं गई हैं, तभी विड्रॉ हुई लिस्ट। मतलब अगर लिस्ट विड्रॉ की तो ये जो एक बात मैं समझूंगा इसमें, देखो बाय एंड लार्ज जम्मू कश्मीर की जो भी गवर्नमेंट चली, उसका क्रेडिट एंड गुड क्रेडिट भी बीजेपी को लेना पड़ेगा, और बैड क्रेडिट भी बीजेपी को लेना पड़ेगा। तो जो लोग सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे कि ग्राउंड पे वोटर क्या देख रहा है, जब वो कोई पॉलिसी चेंजेस कर रहे थे, जब वो कोई पॉलिसी चेंज, देखो जो सिविल, जो आम आदमी को इफेक्ट करने वाली चीज़ें होती है ना, वो था बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार, एमिनिटीज़, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, ये बड़ी आम चीज़ें थी।
बिल्कुल यही है। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी के हमारे ग्राउंड के लोग थे वो ये फील कर रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं है, और जिन क्वार्टर्स की सुनवाई थी वो बड़े ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड नहीं थे। तो मुझे लगता है उन्हीं क्वार्टर्स ने भी इस लिस्ट को डोमिनेट करने की कोशिश की, उसी माइंडसेट से कि जिस तरह हमने पिछले 5-1 साल में अपना कैडर डोमिनेट कर दिया, और लोग जो होते हैं वो जस्ट बिकॉज कि उनको कोई सेल्फ इंटरेस्ट था तो वो उनके बारे में बोल नहीं पाए। लेकिन जैसे अब ये फाइनल सामने आई चीज़ें, तो वो लोगों का जो इमोशन है वो आउटब्रस्ट हुआ, और वो कांग्रेस और एनसी को भी फील हुआ कि अगर हम लोगों ने डोमिनेट करने की कोशिश की तो हम अपना जो है वोट शेयर लूज़ कर देंगे। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि मैं तो सिर्फ 32 सीट्स पे जाती हूँ, क्योंकि उसको लगा मैं 32 सीटों तक ही कंट्रोल कर पाऊंगी, उसके आगे मुझे एनसी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनसी को लगा कि मैं 51 तक कंट्रोल कर पाऊंगी, और मुझे बाकी में कांग्रेस की और फिर अब हर्षदेव सिंह जी की भी उनको लगता है कि सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई। अब उनको लगता है तारिक अमीर साहब, देखें इस समय मैं देख रहा हूँ तारिक अमीर साहब की सीट अपनी, वो अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एनसी के भी जो लीडर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़े हुए थे, लड़ रहे थे, दुख तकलीफों में बैठ रहे थे, वो भी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी के जो लोग जुड़े हुए हैं कॉन्फिडेंट है। लेकिन बीजेपी में इन सबसे डिफरेंट क्या लग रहा है कि जो लोग सड़क पे थे वो भी डाउटफुल है कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये बड़ी हैरानगी की बात है। देखें, हम देखेंगे कि बीजेपी में कौन था सड़क पे, कौन दिख रहा था। रविंद्र राणा साहब दिख रहे थे। आज मैं देख रहा था कि रविंद्र राणा साहब जैसे उनका स्टाइल है कि इग्नोर कर देते हैं, कोई सवाल पूछे तो आगे बढ़ जाते हैं। वो तब था जब आपने इलेक्शन में नहीं जाना था, जब आपने लोगों को फेस नहीं करना था, जब आपने लोगों से वोट नहीं मांगने थे। एलजी साहब सरकार चला रहे हैं, ऊपर से सिस्टम चल रहा है, और जो अच्छा होगा हम क्रेडिट ले लेंगे, जो गलत होगा हम बोलेंगे कि इसको हम सुधारेंगे। बिल्कुल। तो ये जो कन्फ्यूजन की स्टेट है ना, ये जम्मू के लोगों के लिए और जम्मू के वोटर्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। नहीं, जिन लोगों ने 12-12.5 लाख वोट इस पार्टी को दिया, अब वो तैयार बैठी हैं कि हम 36 सीटें भी दे देंगे, 40 सीटें भी दे देंगे, आप कैंडिडेट अनाउंस करो, हम आपके साथ खड़े हैं। आज जो ये हुआ, ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए और जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को लेके ये एक अलार्म है कि जिस पावर को आपने इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया, नहीं तो जम्मू भी डिवाइडेड वोट था, बिल्कुल था। जम्मू की भी 43 सीटें डिवाइडेड थी। लेकिन अगर आपने जम्मू की 43 सीट्स में थे 37-30 सीट्स को कंसोलिडेट कर दिया था, एक पार्टी के अंडर ले आए थे कि उसके बीच में आप जब किसी को खड़ा करोगे तो वो लोग उसको वोट डालेंगे। तो आप ये देख नहीं पाए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कंफ्यूज कर रहे हो, और जहाँ से आपने जो लोग आपकी आइडियोलॉजी को पसंद किए, किसी भी पार्टी में थे, वो आपकी आइडियोलॉजी को पसंद किए, आपके पास आ गए। फिर आपने उनको आने के बाद देखना चाहिए था कि जो हमारी लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं वो भी उसको वेलकम करें और उसको सपोर्ट करें। जैसे आप विनिंग कैंडिडेट को लाए और वो अपनी विनिंग सीट दे रहा है आपको, तो आपका वोट ऐड ऑन हुआ। बिल्कुल हुआ। तो अगर जम्मू बाहू की बात करें, मेन कॉन्स्टिट्यूंसी द हार्ट ऑफ जम्मू सिटी जो बन चुका है, बिल्कुल ठीक है, उस पर भी मैं सुन रहा हूँ कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। वो कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनका क्या माइंडसेट है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पॉलिटिकल कनेक्ट क्या है। देखिए, इलेक्शन जो है ना किसी ट्रेड यूनियन की इलेक्शन नहीं है, ये गली से शुरू होके और कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन है। इसमें लड़के के लिए फ़ोन आना है, बिल्कुल। इसके लिए पुलिस का अगर किसी का ज़बरदस्ती कर देती है, या कहीं पे कोई क्राइम हो जाता है, या कहीं पे हॉस्पिटल में किसी को देखा नहीं जा रहा है, तो वो एम्पलीफाई करने का काम है उसके रिप्रेजेंटेटिव का, कॉर्पोरेटर का भी और कॉर्पोरेटर के बड़े लेवल पे एमएलए का। तो जो लोग कनेक्टेड ही नहीं है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तो वो कैसे करेंगे? तो वो अपने लोगों को कैसे बांध के रख सकते थे। और जो कनेक्टेड थे, अगर उनको आपने रिप्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं दिया तो लोग तो सड़कों पे आएंगे और आपकी पार्टी तक पहुंचेंगे, और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है अगर अभी भी बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल नहीं करती है, और फायदा एनसी कांग्रेस को हो जाएगा। ये जब सब कुछ हुआ, इसके बाद मैं सोशल मीडिया पे एक जड़ी सी देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो नेता हैं वो रिजिग्नेशन अपना फेसबुक पे डाल रहे हैं। जैसे अभी एडवोकेट सूरज सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी रामबन, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हाँ, मुझे याद आ गया एनसी की बात, ऑडियंस को मैं बोलूँगा, सत्संगियों की, जो राजू जी की बात हुई ना बनाल से, ये भी एक बड़े सीनियर लीडर, सीनियर पॉलिटिकल फैमिली के मेंबर हैं, सेकंड जनरेशन है, और ये बड़े कनेक्टेड हैं। राजू फैमिली जो है, और राजू जी जो हमारे मंत्री रह चुके हैं, देखिए ये चीज़ एनसी को बेनिफिट देगी कि एनसी ने जो लोग, जो फैमिलीज कनेक्टेड थी लोगों के साथ, उनको पिक किया, उन्हीं को पिक किया। और बीजेपी के पास भी ऑप्शन थी,
जो लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग सड़कों पे मिल रहे हैं, जो लोग बात कर रहे घरों में जा रहे हैं, हैं, उनको लोगों के प्रेफरेंस देने की बजाय सुख मुझे दुख में लगता उनके है कि साथ हैं। कुछ 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 इसके समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद दी इसके अलावा एक और बीजेपी। चीज़ भी देखने वाली है, जो एनसी के मैं लोग देख रहा हूँ, ये पुराने लोग हैं इनके, और सेकंड थर्ड जनरेशन है, हाँ एनसी के अंदर ही। एनसी के अंदर ही जी, इनकी मैं- सेकंड थर्ड जनरेशन है। तो बीजेपी में जैसे लेकिन फिर एक चीज एनसी की भी तो गड़बड़ है ना, 90 सीट्स पे क्यों नहीं उन्होंने हाँ, नहीं, देखिए नुकसान तो होता ना, आइडियोलॉजी सेम, आइडियोलॉजी वोटर सेम है, कांग्रेस और एनसी देखे जो अमित शाह जी ने सवाल पूछे हैं इसको, कांग्रेस को वो उसका नेशनल लेवल पे, तो अब उन सवालों का क्या करेगी कांग्रेस? तो होना पता है क्या चाहिए था मेरे ख्याल में, वोटर को देखना चाहिए था उन्होंने, और फिर उस हिसाब से काम करना था कि हम एक स्टेबल सरकार देना चाहते हैं, तो पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना था, फिर बात करनी थी। वो कांग्रेस मुझे लगता है टाइम नहीं मिला, क्योंकि बड़े छोटे टाइम में इलेक्शन अनाउंस हो गई। नहीं, कांग्रेस मेरे जहाँ तक मेरा अंदाजा है, कांग्रेस बिना मैनिफेस्टो के लड़ना चाहेगी ये इलेक्शन, क्योंकि वो लिख अच्छा, के नहीं देना सबसे भाई। स्मार्ट वर्क कर रही है पीडीपी, जिसने अभी तक अपने आप को बड़ा ज़्यादा ओपन नहीं किया है, मैनिफेस्टो भी बड़ा बैलेंस बनाया है, जी, एक्सट्रीमिज्म को थोड़ा सा मॉडरेट प्ले किया, अपनी पार्टी ने भी मॉडरेट प्ले किया है। पहले ठीक उन्होंने है, किया, अभी हम देखना पड़ेगा जो हमारे लोन साहब है उनका क्या हुआ, शहजाद लोन साहब का क्या अभी कोई डिसीजन आया, नॉर्थ में और इंजीनियर रशीद साहब का भी देखना पड़ेगा, जी, इंजीनियर रशीद साहब भी लड़ रहे हैं नॉर्थ में। और फिर उनका जमात वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बेशक कश्मीर में एनसी जितना मर्जी कर रही है, बट देयर विल बी हाई कंपटीशन फॉर गेटिंग सीट्स। क्लियर कट मेजोरिटी लेना एनसी कांग्रेस के लिए भी और इस गठबंधन के लिए बड़ा आसान नहीं होगा। बिल्कुल, ओब्वियसली बहुत जो कश्मीर के अंदर ये अब आप समझिए कोई 5-6 जो हम बोलते हैं ना त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणी नहीं ये है, 5-6 तरफ से ये मुकाबला बन चुका है अभी, छः मतलब 6 तरफ से, हाँ, 6 तरफ से एक बट अच्छी चीज़ इसमें कश्मीर के लोगों के लिए ये है कि कुछ एक पार्टियां कंसोलिडेटेड है, बट व्हाट अबाउट जम्मू? जम्मू का क्या होगा? जम्मू देखिए जम्मू तो अब दिन ब दिन मैं कहूँगा शुरू हुआ था, तो 4 दिन पहले जो हमें लग रहा था कि बड़ा जोश जो जम्मू था। की डोमिनेटिंग पार्टी है वो 30 से 35 सीटों तक जा सकती है, और उससे क्या होता है कि जम्मू का एक पावर में एक अपना एक अलग सा रोल होता, लेकिन जो हालात बने ऐसे लग रहा था कि कोई एमएलए बनने के लिए ना ऐसे लग रहा था कि डेस्परेशन है। सर ये सेवा भाव चाहिए था, एक इसमें क्लैरिटी चाहिए थी, इसमें त्याग चाहिए था, पर वहाँ तो लग रहा था जैसे कि मतलब जैसे होता है ना कि आपने मुझे ये चीज़ कही थी, आपने नहीं दी। तो अगर आपके पास वोटर है, अगर आपके पास लोग हैं, तो आपको तो और कुछ चाहिए नहीं, आपको कुर्सी चाहिए नहीं, कुर्सी के बगैर भी आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और होता भी यही है। होता ही है। जो मतलब करना चाहते थे सेवा, उनके लिए तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उनको एमएलए बन के सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो तो ये कह सकते हैं कि भाई मेरे ये वोटर हैं, लाख वोटर बैठा है कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप जहां डालोगे वोट डालेगा, क्योंकि उसने काम कराने के लिए मेरे को बोलना है, और आप बताओ किसको एमएलए बनाऊंगा। बिल्कुल, जो मुझे लगता है ये होना चाहिए था। बीजेपी ने और जो एमएलए हैं खुद, जिनको पता है कि हमारे साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% लोग हमारे को पसंद करते हैं, तो उनको देखना चाहिए था अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी फिर भी मैं उनको जिता सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं पॉलिटिकल होके बिल्कुल किसी कहीं एरोगेंस फील हुई आपको? देखो एरोगेंस नहीं एरोगेंस कहीं ना कहीं तो फील हो रही थी कि बीजेपी की जो जो लोग डिसीजन ले रहे थे बीजेपी की पार्टी में, ऐसा लग नहीं रहा कि जो बीजेपी का जो बेस स्ट्रेंथ है वो आरएसएस है। उस इलेक्शन में भी हमने देखा, एमपी इलेक्शन में भी नड्डा साहब ने कहा था कि वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ संघ, और इधर भी जो है मुझे लग रहा है कि देयर इज अ खबर निकल के यही आई थी कि संघ साथ में जो कैंडिडेट संघ कह रहा था या उन्होंने प्रपोज की है, बीजेपी के कुछ लीडर्स उसको इंटरफेरेंस समझ रहे थे, क्योंकि देखो ग्राउंड पे कौन है, ग्राउंड पे कनेक्टिविटी किसकी है। तो मुझे लगता है जो अपना बेस छोड़ देंगे उनको ऐसी दिक्कतें आएंगी। देखिए गलत मैंडेट देने से बड़ी चीज हो गई है इस लिस्ट को विड्रॉ करना। दैट हैज शोन कि हम वीक है सेंटर में। मैं लिटरली मैं बोलता हूँ, मैं चाहूँगा बोलना अपनी जनता को भी, ये जो हमें सुन रहे हैं, कि मैं सोचता था कि बीजेपी सरकार जो है हमें पाकिस्तान से बचा रही है, काफ़ी चीज़ों से, मतलब कितनी सक्षम है, उनके पास इंटेलिजेंस है सब। आज का ये देख के मैं समझ रहा हूँ कि ये पार्टी के अंदर ऐसा हाल है तो देश में कैसा हाल होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो सच है सत्संग में वही बात करनी चाहिए। बेसिकली बीजेपी और जम्मू कश्मीर की हम अगर बात करें ना, नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सरकार बनाना एक उनका एक मन है, उनकी क्लैरिटी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी हम
तरक्की और प्रोग्रेस के राह पे ले जाएं। बट एमपी का जो कंट्रोल है ना वो 5 है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू से 2 ही हैं। दो ही हैं। तो ये बहुत एक सीरियस ऑब्जर्वेशन है कि जब पार्लियामेंट के डिसीजंस में जम्मू में 2 ही एमपीज हैं तो बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है ये। तो सेंटर के जो लीडरशिप है उसके ऊपर सारी यूटीज और स्टेट्स का लोड है। तो ये तो लोकल यहाँ के जो हमारे ऑफिस बेरर्स थे बीजेपी के, उनको देखना चाहिए था कि वो किस तरीके से सेंटर को कन्विंस करें, हाँ में हाँ मिलाएं, कहाँ वो काउंटर करें, कहाँ डेमोक्रेसी का मतलब ही है बात करें। और बीजेपी का तो करेक्टर ही रहा कि वो डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं, उसमें कोई ज़ात पात नहीं होती है, उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है, उसमें जो बंदा मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे काम कर रहा है उसको दिया जाता है। बट इस लिस्ट में ऐसा लग रहा था कि जो ऑफिस बेरर है उनके कुछ फेवरेट बन चुके थे, जी। उनके कुछ फेवरेट बन चुके थे, या कुछ लोगों को लाया जा रहा था विद कमिटमेंट्स। और जब ये लिस्ट बाहर आई तो 3 पूल हो गए, एक जो ऑफिस बेरर के साथ चल रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे और वो ग्राउंड पे नहीं थे, एक जो मैरिटोरियस थे लेकिन वो इलेक्शन के एंगल से मैरिटोरियस नहीं थे, इंटेलेक्ट के एंगल से मैरिटोरियस थे, हार्डवर्क के एंगल से मैरिटोरियस थे, पॉलिसीज प्रोग्राम दे सकते थे लेकिन पब्लिक से उनका कनेक्ट नहीं था। एक जो पब्लिक में थे, हार्डवर्क कर रहे थे, बूथ तक बंदों को ला रहे थे, वोट डलवा रहे थे, लेकिन उन लोगों के पास उतना विजन नहीं था जो एक एमएलए को चाहिए। तो ये इस चीज़ का बैलेंस करने का काम ही तो था ना सेंटर की इनकी टीम का, कि इन तीनों को बिठाया जाता कि अब एमएलए की इलेक्शन है, हाँ जी। इसमें कानून बनने हैं, इसमें किसी एक्जियन को फ़ोन नहीं करना है कि भाई साहब नलका लगा दो, पानी की बात, इसमें बिल्स बनाने हैं। तो आप बहुत मेहनती हैं, हम आपको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, पर एमएलए के लिए हम चाहते हैं कि इन कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें। तो आपस में घर के अंदर एक बात करके फिर लिस्ट जानी चाहिए थी। दिस इज मिस्ड। ये मैं बात कर और शायद सेंटर में कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो बनाए गए हों जो सुन ही नहीं रहे थे इनकी बात को। तो जैसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो वो अपने नीचे की बात ऊपर कैसे करेगा। तो देयर इज मैनी थिंग्स विच बीजेपी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट एंड एपिसोड, एंड देयर आर मैनी थिंग्स विच वोटर्स शुड सी, जो वोटर्स को देखना चाहिए। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सीरियस इलेक्शंस है और कोई भी पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। तो वोटर कॉन्फिडेंट हो जाए, जो हमारी रिक्वेस्ट सत्संग में थी, मैनिफेस्टो को पढ़े, बिल्कुल डेवलपमेंट्स को देखे और इमोशन से ऊपर उठ के फैक्ट्स को देख के वोट कास्ट करे। अगर हंग असेंबली भी बनती है तो री इलेक्शन हो जाएंगे, वोटर को दोबारा ऑप्शन मिलेगा। लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन है देश के लिए अच्छा नहीं है, करोड़ों अरबों रुपया टैक्स का लगेगा, इलेक्शन में पैसा खर्च होगा, सरकार का पैसा लगेगा। आप सोच समझ के वोट डालें और आप अपनी आइडियोलॉजी को भी समझें। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना पार्टियों में, ये इसको इग्नोर करें। आप देखें कि अल्टीमेटली बीजेपी आपको क्या वो कैंडिडेट देती है जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, और क्या एनसी आपको वो कैंडिडेट देती है, क्या पीडीपी वो कैंडिडेट देती है, या अपनी पार्टी वो कैंडिडेट देती है। और जब आपको लगता है कि इसने मुझे मेरा कैंडिडेट दिया है, आप घर से बाहर निकलें, वोट डालें और अपने कैंडिडेट को जिता के अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करें इस इलेक्शन में, और जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेस और तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाए। यही हमारा जो था सत्संग का मकसद है करने का, और हमने वही किया। कुछ चीज़ें मैं क्रक्स में बताता हूँ कि कोई भी पार्टी 90 सीट्स पे नहीं जा रही है, इसका मतलब कोई भी पार्टी जो है अपने दम पे सरकार बनाने में कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रही है, और वो नहीं समझती है कि मैं पूरे जे को रिप्रेजेंट करती हूँ। ये भी एक पॉइंट है। कहीं ऐसा तो नहीं हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि एक और डिवीज़न की तरफ बढ़ रहे हैं हम जम्मू कश्मीर को लेके, कि आने वाले समय में जम्मू को अलग एक आइडेंटिटी बनाना पड़े पॉलिटिकल, और कश्मीर को अलग बनाना पड़े, जिस किस्म के हालात ये पॉलिटिकल पार्टियां बना रही हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है, कर्म भक्ति पे हमारे सारे लीडर्स आएँ, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, बीजेपी है, कि कर्म पे फोकस करें, अपनी ड्यूटी समझें अपने वोटर्स के प्रति, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ के आइडियोलॉजीज़ के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दें और वोटर को सेटिस्फाई करें। वो 1.25 लाख वोटर आपको देख रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, आप कैसे अपनी आइडियोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं और कैसे आप उस आइडियोलॉजी पे चल के उनको एक अच्छी सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इसमें पीछे रह रहे हैं तो कल आप इल्ज़ाम उन वोटरों को नहीं देना, इल्ज़ाम अपने उस स्वभाव को देना जो आपने एक्सप्रेस किया, चाहे आप कांग्रेस में हैं, चाहे पीडीपी में हैं, या एनसी में हैं, कि आप एम्बिशियस हो चुके थे कुछ बनने के लिए,
आप सेवा करने के लिए एम्बिशियस हो जाते तो शायद आपको ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देखने पड़ते। जय माता दी सत्संग में आप सबका जिसको था वो टाइम लिया गया। देश और समाज के लिए जो मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में बात करेंगे, जितनी समझ होगी आपसे शेयर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास मेल्स आ रही हैं, फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, आप अपने ओपिनियंस डालें और आप में से जो हमारे सत्संग का पार्ट बनना चाहता है वो हमें बताए, हम उनको टाइम दे देंगे और हमारे साथ बैठ के चर्चा करें। जय माता दी।